द डैड डोंट डाई। कहानी शुरू होती है और हम सेंटरविल नाम के टाउन को देखते हैं, जहां दो पुलिस ऑफिसर क्लिफ और रॉनी को दिखाया जाता है, जो कि एक फार्मर फ्रैंक के रिपोर्ट करने पर जंगल में रहने वाले बॉब नाम के आदमी से मिलने जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक को लग रहा था कि बॉब ने ही उसी के चिकन चुराए हैं। क्लिफ उसे बाहर आने के लिए कहने लगता है, लेकिन बॉब उनके सामने नहीं आता और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद क्लिफ उसे बिना अरेस्ट करे रॉनी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में जाते वक्त रॉनी उससे पूछता है कि हमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिस पर क्लिफ बताता है कि वो उसे पिछले 50 सालों से जानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि अभी रात के 8 बजे हैं, लेकिन अभी भी वहाँ दिन की तरह उजाला है, जो कि काफी अजीब बात है। लेकिन दोनों इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। वो अपने एक साथी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन डेड हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में था। यहाँ हैंक नाम का आदमी उससे कहने लगता है कि उसके चिकन्स को बॉब नहीं चुरा सकता, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपने घर के लिए चला जाता है। तभी हैंक यहाँ रेडियो पर सुनता है कि अर्थ का रोटेशन पूरी तरह बदल गया है, जिससे दिन और रात के टाइम बदल गए हैं। ये न्यूज एक हॉस्टल में कुछ बच्चे भी देख रहे थे, जो कि ये सब देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अर्थ का रोटेशन बदलने की वजह से काफी मुसीबतें आ सकती हैं। मौसम बदल जाएगा और आगे चलकर अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। खैर, तभी यहाँ हॉस्टल के गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें सोने के लिए भेज देते हैं। इधर जंगल में फ्रैंक देखता है कि कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जो मशरूम दूसरे टाइम में उगने थे वो अभी उग रहे हैं। दूसरी तरफ हम न्यूज का सीन देखते हैं, जिसमें एक लेडी बता रही होती है कि अचानक उसकी कैट काफी गुस्से में आ गई और उसने उस पर एक जंगली कैट की तरह अटैक कर दिया, जिससे हम समझ जाते हैं कि शायद अर्थ के रोटेशन की वजह से ही घर के पालतू जानवर भी जंगली बन रहे हैं। अगले सीन में जब फ्रैंक अपने घर के बाहर चेक करने जाता है, तो उसका कोई भी पालतू जानवर वहाँ नहीं होता। यह देखकर वो काफी शॉक होता है। असल में उसकी सभी गायें और डॉग वाइल्ड बनकर जंगल की तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रॉनी और एक लेडी ऑफिसर मिंडी की नाइट शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से क्लिफ अकेले ही स्टेशन में रुकने का फैसला करता है। साथ ही पता चलता है कि स्टेशन में एक ओल्ड लेडी मैलोरी की डेड बॉडी है, जिसे सुबह कुछ लोग आकर ले जाएंगे। इसके बाद रॉनी और मिंडी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में फिर से उसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ फर्न और लिली नाम की दो लेडीज आपस में बात करती हैं। जहाँ लिली बताती है कि वो इस वक्त एक फॉरेन लेडी जिसका नाम जेल्डा है, उसके यहाँ सफाई का काम करती है। लिली आगे ये भी बताती है कि वो काफी अजीब है, क्योंकि वो हमेशा अपने पास एक सामुराई जैसी तलवार रखती है और साथ ही वो एक फ्यूनरल करने वाले घर में भी रहती है। तभी हम जेल्डा को देखते हैं, जो कि बुद्ध की स्टैचू के सामने सामुराई की तलवार से प्रैक्टिस कर रही थी। अब रात में हमें कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ कब्रों से डेड बॉडीज जिंदा होकर निकल रही हैं और बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनमें से 2 ज़ॉम्बीज उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और फर्न और लिली पर अटैक करके उन्हें खाने लगते हैं। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी अपनी रूटीन लाइफ को नहीं भूले हैं। उन्हें अभी भी कॉफी के बारे में पता है। वो दोनों कॉफी पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होने पर हैंक क्लिफ को रेस्टोरेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है और क्लिफ वहाँ देखने पहुँच जाता है। लेकिन जब वो लिली और फर्न की बॉडी की कंडीशन को देखता है तो काफी हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा किसने किया है। खैर, तभी यहाँ रोनी भी आ जाता है और वो भी उनकी कंडीशन को देखकर काफी दुखी होता है। वो ज़ॉम्बीज की फिल्म्स देखता था, जिस वजह से वो क्लिफ को बताता है कि ये उनका ही काम है, क्योंकि वो ही बॉडीज को इस तरह खाते हैं। लेकिन क्लिफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ हम 3 फ्रेंड्स जैक, जो और एक साथी को देखते हैं, जो कि कार से ट्रिप के लिए जा रहे हैं। कुछ आगे जाने पर उनकी कार की गैस खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो एक स्टेशन पर रुककर गैस भरने लगते हैं। यहाँ वो बॉबी नाम के शॉपकीपर से होटल के बारे में पूछने लगते हैं। वो उन्हें बताता कि आगे कुछ दूरी पर एक होटल है जिसमें वो रुक सकते हैं। इधर जेल्डा पुलिस स्टेशन में मिंडी के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या लिली और फर्न की डेड बॉडी उनके यहाँ आने वाली है या नहीं। इस पर मिंडी उससे मना कर देती है। साथ ही जेल्डा उससे कुछ और सवाल भी पूछती है और कहती है कि वो यहाँ केवल लोकल जानकारी इकट्ठा कर रही है। दूसरी तरफ वो तीनों दोस्त उस होटल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ क्लिफ और रॉनी भी आए होते हैं, जो कि अपनी पूछताछ करने आए थे। जो यहाँ होटल के मालिक से रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर क्लिफ बताता है कि टाउन का इकलौता रेस्टोरेंट किसी वजह से बंद है। फिर होटल का मालिक उन्हें होटल वाले स्नैक्स खाने को कहता है। अब क्लिफ यहाँ रॉनी से कहता है कि वो जाकर उन्हें बता दें कि वो रात में बाहर ना निकलें और दरवाजे को लॉक कर लें। खैर, रॉनी उन्हें जाकर इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है।
उनमें से एक लड़का बताता है कि ये सभी अर्थ की रोटेशन बदलने की वजह से हो रहा है। ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और वो जल्द ही काफ़ी बड़ी संख्या में हो जाएंगे। इधर क्लिफ और रॉनी उन ज़ॉम्बीज को ढूंढते हुए उसी कब्रिस्तान में आ जाते हैं। तभी क्लिफ का पैर फिसल जाता है और वो एक खुली कब्र में गिर जाता है। इसी बीच वो देखते हैं कि यहाँ की कई कब्र खाली हैं और उनके अंदर की डेड बॉडीज कहीं गायब हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जंगल में बॉब उन दोनों को ये करता हुआ देख रहा था। उनके वहाँ से जाने के बाद वो कब्र को चेक करने आता है। उसे भी पता चल जाता है कि ये सब ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। वो कहने लगता है कि अब दुनिया की खैर नहीं। अब रास्ते में जाते वक्त क्लिफ और रॉनी लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे कि वो अंधेरा होने पर बाहर ना निकले। इसी बीच क्लिफ रॉनी से पूछने लगता है कि वो ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकते हैं, जिस पर वो बताता है कि हमें उनके सर को काटना होगा या शूट करना होगा। अब अगली सीन में बॉबी हैंक के पास जाकर ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए वेपन्स इकट्ठे करने लगते हैं। उसे यकीन था कि यह काम ज़ॉम्बीज ने ही किया है। वो दोनों अपने साथ एक एक गन भी रख लेते हैं। इधर वो तीनों दोस्त न्यूज़ में देखते हैं कि कई और लोगों को भी ज़ॉम्बीज ने खाकर मार दिया है। अब ये देखकर वो तीनों घबराने लगते हैं और जो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है और कब्रिस्तान के सभी डेड बॉडीज जिंदा होकर टाउन की तरफ आने लगे हैं। होटल का मालिक जब अपनी कैट को बाहर चेक करने आता है तो ज़ॉम्बीज आकर उस पर अटैक कर देते हैं और खाने लगते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में क्लिफ और रॉनी भी ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। मिंडी को कुछ समझ नहीं आता कि वो दोनों ये क्या कर रहे हैं। तभी रॉनी उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बीज का काम है और ये सब अर्थ के रोटेशन के बदलने की वजह से हो रहा है। इसी बीच उनके स्टेशन में पड़ी मैलोरी की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो तीनों घबराने लगते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में मरने वाले लोग जिंदा हो रहे हैं। अब क्लिफ उसे शूट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उससे उसका कुछ नहीं होता। इसके बाद रोनी एक हथियार लेकर उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। तभी वो देखते हैं कि उनके अंदर से ब्लड की जगह पर कुछ धुआं जैसा निकल रहा है। इसके बाद रॉनी मिंडी को भी बता देता है कि उसे ज़ॉम्बीज के सर में ही अटैक करना होगा, तभी हम उन्हें मार सकते हैं। दूसरी तरफ हम जेल्डा को देखते हैं जो कि अपने घर में रखी डेड बॉडीज का मेकअप कर रही थी। तभी अचानक वो दोनों भी जिंदा हो जाते हैं और ये देखकर वो अपनी स्वॉर्ड यानी कि तलवार से उन दोनों के सर को ही काट देती है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जिसके घर का दरवाजा कोई नॉक कर रहा था। अब जैसे ही दरवाजे पर चेक करने जाता है तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगता है और फ्रैंक ना चाहते हुए भी उसके सर में शूट करके उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अब पूरे टाउन में फैल चुके हैं। बॉबी और हैंक ने भी खुद को एक स्टोर में बंद कर रखा था, लेकिन ज़ॉम्बीज फिर भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अंदर आने वाले ज़ॉम्बीज के सर को काट देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल में भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और उन्होंने वहाँ के गार्ड्स को भी मार दिया, जिस वजह से 3 बच्चे वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में उन तीनों को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज का हमला केवल यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और सभी जगह पर लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें जेल्डा आती दिखती है जो कि अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारती आ रही थी। वो क्लिफ से आकर पूछती है कि क्या तुमने इसके लिए तैयारी कर ली है। इस पर क्लिफ बताता है कि वो टाउन में जाकर पेट्रोलिंग करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। इसके बाद जेल्डा उनसे कहती है कि जब तक वो अकेले ही इस स्टेशन में रुकी रहेगी। खैर आगे वो तीनों कार लेकर निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मरकर जिंदा होने वाले लोग इस टाइम वही कर रहे हैं जो कि वो जिंदा रहते हुए करते थे। वो तीनों उसी होटल में जाकर चेक करते हैं कि जो और उसके दोनों फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज ने खा लिया है, यानी वो भी उनसे बच नहीं पाए। ये देखकर रोनी उन तीनों की गर्दन काट देता है ताकि वो भी ज़ॉम्बीज ना बन पाए। अब मिंडी ये सब देखकर दुखी होती है और रोने लगती है। इधर पुलिस स्टेशन में बैठी जेल्डा कंप्यूटर में अजीब से कोऑर्डिनेट डाल रही होती है। तभी दरवाजे पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाती है। इधर बॉबी और हैंक मिलकर फिर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज स्टोर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल के भी 3 बच्चे किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फ्रैंक भी उन ज़ॉम्बीज से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देते हैं। साथ ही वो जंगल में ये सब बैठा देख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसने ही असल में उसके चिकन्स चुराए थे और वो उन्हें एंजॉय करते हुए खा रहा है। इधर जब क्लिफ कार को कब्रिस्तान से निकाल रहा होता है तभी उसकी गाड़ी के नीचे ज़ॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स अटक जाते हैं और उनकी गाड़ी में फंस जाते हैं। इसी बीच यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आकर कार को घेर लेते हैं। तभी उन ज़ॉम्बीज में मिंडी को अपनी ग्रैंडमा दिखती है और वो इमोशनल होकर कार का दरवाजा खोल देती है, जिससे अब सभी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। साथ ही क्लिफ और रोनी उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। यहाँ क्लिफ रोनी से पूछने लगता है कि उसे कैसे पता चला कि ये सब ज़ॉम्बीज कर रहे थे। तब रोनी उसे बताता है कि उसने पूरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, लेकिन क्लिफ को केवल उसी के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट दी गई थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों 4th वॉल को ब्रेक करने वाले मूवी कैरेक्टर हैं, यानी कि वो कैरेक्टर जो सीधे ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं।
खैर पुलिस स्टेशन से जेल्डा रोनी की कार लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है। इसी बीच उसे रास्ते में एक ज़ॉम्बी लड़की मिलती है जिससे वो मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर होती है तभी यहाँ आसमान की तरफ से एक यूएफओ आता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। असल में उस यूएफओ को उसी ने कोऑर्डिनेट के जरिए बुलाया था। उस यूएफओ को देखकर क्लिफ रोनी से पूछता है कि क्या ये भी स्क्रिप्ट में था, जिस पर वो कहता है कि उसने ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ा। इससे हम समझ पाते कि डायरेक्टर ने उसे भी नकली स्क्रिप्ट दी थी। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होना, अब दोस्तों ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, इसीलिए कहानी के कैरेक्टर फोर्थ वॉल को क्रैक कर रहे हैं। खैर उस यूएफओ को देखकर सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जेल्डा उसके पास जाती है और वो उसे अपने अंदर खींच कर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए कार से बाहर निकलते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिस वजह से वो उनसे आगे नहीं जा पाते और आखिर में ज़ॉम्बीज उन्हें भी मार देते हैं। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि बॉब उन्हें दूर से बैठा हुआ देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, इस मरती दुनिया में एक एलियन भी रहती थी जिसका नाम जेल्डा था, जो जान गई थी कि अब इस पॉल्यूटेड अर्थ जिसका एक्सेस भी गड़बड़ा गया है उस पर वो अब नहीं रह सकती। इसीलिए उसने समय रहते कोऑर्डिनेट डालकर अपने एलियन साथियों को बुला लिया और यूएफओ में बैठकर चली गई। और आखिर में क्लिफ और रोनी भी ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाते हैं और दूर बैठा बॉब ये सब देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उन्हें बचाने की कोशिश की तो शायद वो भी मारा जाएगा। इसीलिए वो बस दूर बैठा ये सब देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।